हाँ तो बच्चा लोग, आज ये जो है बोर्ड एग्जाम्स का लास्ट सेशन है लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो इसमें मैं जो भी बचा हुआ रह गया था या जो भी बहुत मोस्ट वांटेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था उसको भी मैंने शामिल कर लिया है। ठीक है, और ये मैं जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 2018 का लिया हूँ और उसके बाद कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको भी लिया हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हो 2018 और कुछ 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा, ये इसका जो है सॉल्यूशंस है जो कि लास्ट ये है लॉन्ग आंसर्स का। अगर इतना मतलब कि 3 वीडियो में ऑलरेडी लॉन्ग का डाल चुका हूँ ने 6-6 क्वेश्चंस, और ये लास्ट है 6 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। इनफ है, मतलब 3 क्वेश्चंस बनाने के लिए 24 क्वेश्चंस इनफ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं 11th का भी वीडियो डाल रहा हूँ, और जिस तरह से इस बार मैं 12th में बहुत कम समय लिया, तो अगला बार मैं पूरा 12th का बैच चलाऊंगा। ठीक है ना, पूरा कंप्लीट 12, और बिहार बोर्ड के बेसिस पे उसका मटेरियल्स डेवलप होगा, उसी के बेसिस पे उसका क्वेश्चंस मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रिपरेशन होगा। ठीक है ना, तो जो भी आपके कलीग्स होंगे, जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके ब्रदर्स हैं, उसको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर आप ऐड करवा दीजिएगा और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, है ना, प्लीज़। थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स होना चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करवाइए चैनल्स का, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। वीडियो आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को भी अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे और अच्छा, मैं इसमें और भी ज़्यादा मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला जो है हमारा क्या है बताइए। हाँ भाई, तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन करना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालना है किसी कैपेसिटर का, तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, क्या चीज बताइए, द एनर्जी stored in the capacitor, है ना, when unit potential difference is applied across the plate, across the plate of capacitor। मतलब अगर आपके पास एक कैपेसिटर है और इसकी, अगर इसका जो है कि इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, ये V वोल्टेज है, और अगर यहाँ पे इसका चार्ज स्टोर हुआ प्लस Q, इस पे माइनस Q, यानी टोटल चार्ज Q स्टोर हुआ, तो कैपेसिटेंस C बराबर लिख सकते हैं टोटल चार्ज stored by potential difference। मतलब C क्या है, टोटल चार्ज स्टोर यूनिट वोल्ट के लिए। तो देखिए आप V वोल्ट के लिए, तो V वोल्ट के लिए कितना चार्ज स्टोर होगा Q, तो 1 वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा Q बाई V, है ना। तो 1 वोल्ट जब सप्लाई करेंगे प्लेट के अक्रॉस, तब जो चार्ज स्टोर करेगा कोई भी कैपेसिटर, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो आप लिख सकते टोटल चार्ज बटे टोटल वोल्टेज को जब भागा देंगे तो हो जाएगा कैपेसिटेंस। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, तो हो जाएगा कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फराड। कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं, फराड। हालांकि ये जो है हमारा बहुत बड़ा यूनिट होता है ना, अभी थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए इसको माइक्रो फराड, पीको फराड, है ना, या नैनो फराड में हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया। आगे बोल रहे हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सबसे इजी है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर आपको डिफाइन करना है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है मेरे पास ये,
और यहाँ पे हम लोग इसमें सप्लाई कर रहे हैं हम एप्सिलॉन ईएमएफ, और इसके पास टी बराबर जीरो पे चार्ज कितना होगा, क्यू का मान इसमें कितना होगा, जीरो, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा। लेकिन एट टाइम टी इसमें चार्ज स्टोर हो चुका होगा कुछ ना कुछ। बैटरी का ईएमएफ तो एप्सिलॉन है, इसमें मान लो प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू स्मॉल, इसमें चार्ज स्टोर हो चुका है। लेकिन जैसे ही इसमें चार्ज स्टोर होगा तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा ना यहाँ पे, तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी। तो लेट कर लेते हैं ना, लेट ए कैपेसिटर है ना स्टोर चार्ज क्यू एट टाइम टी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज बढ़ते जाएगा, तो पोटेंशियल भी उसके बीच में बढ़ते जाएगा, तो एनर्जी क्या करते जाएगा, स्टोर कर जाएगा। तो इतना हो सकता है ना। तो यहां बोल सकते हैं कि इफ चार्ज फ्लो इन द कैपेसिटर इज डी क्यू इन टाइम डी टी समय में अगर डी क्यू चार्ज है, देन हम बोल सकते हैं कि द वर्क डन बाय बैटरी और ईएमएफ will be equal to energy stored in the capacitor। तो भाई स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू स्मॉल चार्ज डी क्यू। वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, यही होता है। और यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी, यानी कि क्यों, क्योंकि कितना चार्ज स्टोर हुआ है, स्मॉल q। तो यहाँ लिख सकते हो तुम कितना, Q बाई सी इंटू में डी क्यू, इधर हो गया डी डब्ल्यू। नेट वर्क डन जो होगा हमारा बाय बैटरी, नेट वर्क डन बाय बैटरी W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसको, Q बाई सी इंटू डी क्यू को। शुरू में कितना चार्ज था, जीरो, लास्ट में कितना हो गया, Q, तो हो जाएगा खत्म। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, तो 1/c बाहर, अंदर में जाए Q इंटू डी क्यू, और जीरो से Q, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 1/c बाहर, और Q इंटू डी क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2, और इसके लिमिट में जीरो से Q, तो हो जाएगा कितना, 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन मेरा आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, और Q को आप सी भी लिख सकते हो, सी इंटू भी का स्क्वायर बाई 2c। तो हो जाएगा सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया। तो यू का वैल्यू, और ये वर्क डन को ही यू बोलते हैं, जितना वर्क डन वही आपका एनर्जी, जो देखो ना लिखा हुआ है वर्क डन बाय बैटरी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो भाई W बराबर यू भी लिख सकते हो, तो कितना आ जाएगा 1/2 सी भी स्क्वायर। अच्छा बहुत सारा फॉर्मूला है इसका, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल वाला मैं बता रहा हूँ है ना। तो क्यू स्क्वायर 2 से भी लिख सकते हो, या हाफ से भी स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो बहुत सारा इसमें, या क्यू इंटू भी हाफ भी लिख सकते हो। तो ये एनर्जी स्टोर हो गया। इसमें बोल रहा है एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इसमें बोल दिया है ना, मैं एक स्लाइड थोड़ा सा बढ़ाता हूँ है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल दिया है हमारा कि ऑल्सो शो दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो देख भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ये क्या होता है, स्मॉल यू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो देखो U बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर बटा वॉल्यूम। टोटल एनर्जी कितना है, हाफ सी भी स्क्वायर, अब बटा वॉल्यूम कितना आ जाएगा V। देखिए ये वाला V है वोल्टेज, ये भी है वॉल्यूम, इसलिए मैंने काट के लिखा है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब देखो हमारा प्लेट ऐसा होता है, अगर देखा जाए तो कैपेसिटर का प्लेट तो ऐसा कुछ होगा, ये, और ये है, इसका एरिया कितना मान लेते हैं A, इस प्लेट के बीच का गैप कितना मान लेते हैं D, इसी को जोड़ा हुआ है बैटरी से, ये एप्सिलॉन से है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, तो पूरा एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया इंटू डी हो जाएगा। तो V की वैल्यू आ गई A इंटू डी,
अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर क्या होता है बताओ? सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी होता है। पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। चलो ये भी पता है मेरे को। वॉल्यूम भी निकालिए, कैपेसिटेंस भी निकालिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड आना तभी। अब देखिए यहाँ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डी वी बटा डी आर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दो प्लेट का? तो भी है। और दोनों प्लेट का गैप कितना है? तो डी है। तो ई को क्या ले सकते हैं? वी बाई डी। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, पुट ऑल दी वैल्यू, पुट ऑल दी वैल्यूज पुट कर देते हैं। स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ रहने दीजिए, सी के जगह पर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी इंटू वी स्क्वायर है, तो वी के जगह पर कितना लिखेंगे? वी स्क्वायर बराबर कितना? ई इंटू डी, तो ई इंटू डी का होल स्क्वायर बटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? ए इंटू डी, लिखेंगे वॉल्यूम के ए इंटू डी। ये वाला ए से ये वाला ए कैंसिल, हाफ एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, यहाँ से ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और नीचे में डी यहाँ पे और डी यहाँ पे, डी स्क्वायर। ये डी से डी कैंसिल, डी स्क्वायर से क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही हो गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। सिंपल सा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यही एनर्जी डेंसिटी है। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। तो यहाँ पे आपका जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। ऑब्वियसली लंबा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कर दिया कि इसमें से देखो एनर्जी डेंसिटी का 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि क्या समझते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसका एक्सप्रेशन लिखिए। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राइट हाइजन प्रिंसिपल, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ऑफ फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। तो हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है भाई? HUYGEN, हाइजन प्रिंसिपल। तो इसका 2 प्रिंसिपल सबसे पहले है। पहला पॉइंट ये है कि ईच पार्टिकल, है ना, ऑफ वेव फ्रंट, है ना, एक्ट्स एज, है ना, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, और सोर्स ऑफ वेव फ्रंट्स, और सोर्स ऑफ वेव फ्रंट्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि बोल सकते हैं क्या कि द कॉमन, ये वाला पॉइंट बहुत ही कॉमन टेंजेंट, है ना, टू ऑल द पॉइंट्स, है ना, ऑफ वेव फ्रंट्स, ऑफ वेव फ्रंट्स, of wave fronts which are in same phase, which are in same phase will be, है ना, the secondary wavelets, secondary wavelets। मतलब क्या? देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए हमारा सोर्स है, ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, तो यहां से ये सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है ये, तो यहां से वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। तो देखिए यहां से एक वेव निकलेगा, थोड़ा सा इसको अलग कलर से दिखाते हैं। यहां से ऐसे एक वेव चारों तरफ निकला, पानी मान लीजिए पत्थर मारे चारों तरफ एक वेव निकला, है ना। अब इस वेव पे जितना भी पॉइंट्स होगा, मान लीजिए एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, एक खुद से एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करेगा। तो ये भी एक वेव प्रोपेगेट करेगा, तो ये अपना एक वेव इधर प्रोपेगेट किया, इसका भी अपना एक वेव प्रोपेगेशन होगा, तो इसका भी एक वेव प्रोपेगेशन होगा अपना डायरेक्शन में, ये इधर भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो इसका भी अपना एक वेव प्रोपेगेशन होगा, इसका भी होगा, तो इसका भी अपना एक वेव प्रोपेगेशन होगा। यानी सारे पॉइंट से एक वेव निकले, ढेर सारा वेव निकला। देखो एक पॉइंट से एक वेव प्रोड्यूस हुआ था, अब सारे जितने भी पॉइंट्स उस सारे वेव पे होंगे, सबसे एक एक निकलेगा, और सब पे आप कॉमन टेंजेंट देखिए, सेम डिस्टेंस में अगर ये जाएगा तो ये भी VT जाएगा,
अगर स्पीड v है, टाइम t है, तो ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक vt ही होगा, ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक vt ही होगा, ये भी डिस्टेंस यहां से यहां तक vt ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस पे हम अगर सभी पे कॉमन टेंजेंट डाल दें, कॉमन टेंजेंट का मतलब ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, सब पे कॉमन टेंजेंट जैसे डाल दें, ये सब पे एक ही बार में कॉमन टेंजेंट है कि नहीं? ये हमारा सेकेंडरी वेवलेट्स होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। समझ में बात को? अब इस पे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो फिर से सब फिर से एक सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का काम करेगा, तो फिर से यहां से सब डिस्टर्ब होगा, फिर से सब पे कॉमन टेंजेंट डालोगे तो वो उसका सेकेंडरी वेवलेंस होगा, ये प्राइमरी बन जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी करके आगे आगे क्या होते रहता है? वेवफ्रंट्स प्रोपगेट्स होते रहता है। दिस इज द हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, बोल रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स। तो देखो यहां ध्यान से, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैं लॉन्ग क्वेश्चंस में किया हुआ हूं 2020 वाला में, ठीक है ना? तो मैं रिफ्रैक्शन यहां पे कर देता हूं, है ना? तो आप लोगों को रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, रिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, जो भी आपको आंसर लिखना है वो आप लिख सकते हो। चलो, तो रिफ्रैक्शन है ना, तो रिफ्रैक्शन ऑफ, यहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स, हमें स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, ये ध्यान रखें। चलिए तो लिखते हैं, ये मान लीजिए हमारा मीडियम इंटरफेस है, यह है मीडियम इंटरफेस, मीडियम इंटरफेस, ठीक है? इधर मीडियम अलग है, मीडियम 1 है, इधर मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। अब मैं सबसे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कितना होता है? तो होता है c/v1, यानी c स्पीड ऑफ लाइट और v क्या है? स्पीड ऑफ वेव फ्रंट या लाइट्स इन मीडियम 1। μ2 कितना होता है? ये होता है स्पीड ऑफ लाइट बटे v2, ठीक है? ये होता है, ये तो आप जानते हो। देखो यहाँ पे एक वेव फ्रंट है, ये b, ये चला इधर की तरफ कितना स्पीड से? v1 स्पीड से। ये कुछ दूर के बाद यहाँ पे ये टकरा गया, ये अभी भी हवा में ही है, ये यहाँ पे पहुंच गया, ये आ गया a डैश, ये आ गया b डैश, ये एंगल मान लीजिए इंसिडेंट एंगल है I, ठीक है? समझ में बात को? तो अब ये बात उठती है कि जब हमारा अब a पॉइंट तो इंटरफेस से पहुंच चुका है, अब अगर a आगे बढ़ता है तो मीडियम 2 हो जाएगा, तो a की स्पीड पॉइंट की और b की स्पीड अलग रहेगी। b पॉइंट अभी कहां चलेगा? मीडियम 1 में, और a पॉइंट कहां चलेगा? मीडियम 2 में। तो मान लिया जाए कि दोनों का जब डिस्टेंस सॉरी मीडियम अलग हो गया तो वेलोसिटी अलग हो जाएगा, तो अभी b कहां चलेगा? सीधा ही चलते रहेगा। मान लिया यहां से चला v1 इंटू टी चला, तो उसी दौरान जब b1 पहुंचेगा यहां पे b डैश पे, तो a तो यहां पे से इधर चलाएगा। देखो यहां का नॉर्मल अगर डाल दे तो थोड़ा सा बेंड कर देगा, यहां पे चलेगा, ये आ गया a डबल डैश, और ये भी ये डिस्टेंस कितना चलेगा? ये चलेगा v2 इंटू टी। बोलेगा कैसे सर? तो ये तो चला है v1 इंटू टी, क्योंकि ये मीडियम 1 का स्पीड v1 है और मीडियम 2 का स्पीड v2 है, टाइम दोनों का सेम है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये एंगल हो गया R, है ना? तो यहां पे लेट कर लेते हैं, AB इज वेव फ्रंट मूव्स with a speed v1 in medium 1, ठीक है? as point A reaches to A dash, B जो होगा is still in medium 1, whereas A जो है, A डैश जो है is at interface है कि नहीं है? अब देखो नाउ A डैश start moving in medium 2 with speed v2, whereas B dash is still
move in medium 1. After time t, b dash moves to b double dash and a dash moves to a double dash. Now ये तो हमारा देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो नाउ साइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डबल डैश बी डैश, ये वाला ए डैश बी डैश बी डबल डैश, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर, तो बी बी डबल डैश बी डबल डैश बटा में ए डैश बी डबल डैश, है ना। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, v1t बटा ए डैश बी डबल डैश फ्रॉम ट्राइंगल नीचे वाला ए डैश, ये ए डैश है, ए डबल डैश है, बी डबल डैश है, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, साइन आर निकाल सकते हो, तो फिर से 90 डिग्री, तब परपेंडिकुलर, तो ए डैश ए डबल डैश अब बटा हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा ना दोनों के लिए, तो ए डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन आई है, यहाँ पे साइन आर है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हेयर साइन आई बटे साइन आर बराबर, बताइए मेरे को आप फटाफट, साइन आई तो v1t, अच्छा इसको और एक लिख सकता हूँ यहाँ पे a डैश ए डबल डैश, a डैश ए डबल डैश मीडियम 2 में है, तो स्पीड तो v2 हो गया, टाइम में t ही है, तो इसको लिख सकते हो v2 इंटू टी, और नीचे में a ही रहने दो a डैश और b डबल डैश, ठीक है ना। और अब इसको लिखो यहाँ पे, तो साइन आई के जगह पर v1t, ये लिखोगे v1t अब बटा में a डैश b डबल डैश, और नीचे साइन आर की जगह पर v2t अब बटा a डैश बी डबल डैश, ये कैंसिल हो गया, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर v1t बटा v2t, इसको कैंसिल कर दो, है ना। अब इसको क्या करो, साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बटा v2 रहने दो, और इसको c और c से गुना भाग कर दो, तो हमको क्या पता है कि c बटा v, देखिए पहले ऊपर में ही लिखे थे हम लोग, है ना, यहाँ पे c बटा v1 को हम लोग μ1 बोल रहे हैं, है ना, और c बटा v2 को हम लोग μ2 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, है ना। तो c बटा v2 ये तो है c बटा v2, इसको हम लोग c बटा, ये तो नीचे ले आते हैं, तो इसको लिखते हैं c बटा v2 रहने देते हैं इनटू, ये c है तो इसको लिखते हैं 1 बटा, इसको c बटा v1 कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू c बटा v2 को μ2 लिखेंगे बटे c बटे v1 को μ1 लिख देते हैं, है ना। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो बताइए यहाँ से क्या आ गया, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, यही ना स्नेल्स लॉ है, यही है प्रूफ, यही रिक्वायर्ड स्नेल्स लॉ, रिक्वायर्ड स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैं इसके पहले वाला वीडियो में प्रूफ कर चुका हूं, रिफ्रैक्शन को मैंने यहां पे प्रूफ जानबूझ के कर दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। देखिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो ए है। व्हेन केप्ट इन वाटर, तो ये रखा हुआ है एयर में नहीं रखा हुआ है, यही थोड़ा सा इसमें एक लॉजिक है, ये है वाटर में रखा हुआ है, यानी इसका सराउंडिंग जो है ना वाटर है, पानी है। अब इसका मिनिमम डेविएशन निकालना है, चलिए तो निकालते हैं फटाफट। तो इसको हम लोग डायग्राम पहले बनाते हैं, देखिए तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा। यहां से एक रे जाएगा इंसिडेंट रे, यहां पे हम डालेंगे नॉर्मल, इन नॉर्मल जो है एंगल हो जाएगा आई,
यहाँ से डेविएट होगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पे डालेंगे नॉर्मल, ये एंगल हो जाएगा मान लेते, तो R1 इसको मानते थे, यहाँ पे भी नॉर्मल डालिए तो ये हमारा एंगल हो जाएगा R2, हालांकि इंसिडेंट है इससे कर, और यहाँ से इधर डेविएट हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं E, है ना, याद है ना। अच्छा, लेकिन अब यहाँ देखो तुम ध्यान से, ये रे तो ऐसे जा रहा था ना, सीधा जा रहा था ना, तो रे अगर हम नहीं बेंड होता तो सीधा जाता, ऐसे इधर जाता, और फाइनल ये है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसको हम इधर भेज सकते हैं, ऐसे पीछे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये जो एंगल है ये डेल्टा है कि नहीं है ना, डेल्टा। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, तब आपको क्या पता चलेगा कि थोड़ा सा इसको समझिए, ई वाला, ई देखिए, ई एंगल ई वाला नॉर्मल है ना, ये तो ये आई है, तो ये टोटल कितना होगा, आई होगा कि नहीं होगा, तो ई वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आई माइनस R1 हो जाएगा। उसी तरह से ये टोटल हमारा कितना है, ई है, क्योंकि ये वाला ई है तभी ये, तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, ई वाला ई हो जाएगा हमारा ई माइनस R2, है ना। तो इसको m ले लो, इसको n ले लो, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट ए प्रिज्म, है ना, A B C kept in water, ABC of refractive index, ABC of refractive index mu G kept in water of refractive index mu W, ठीक है, mu W हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो बोलता ये है कि अगर ये A होता, देखिए ध्यान से, अगर ये M है, ये N है, तो बताओ मेरे को तुम लोग कि जरा ध्यान से, कि अगर मैं तुमको बताता हूं यहां पे, तो एक चीज तुमको पता है कि ये टोटल, अगर देखो ये जो हमारा ये तो R1 है, और ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R1, और यहां पे अगर नॉर्मल खींचेंगे तो ये एंगल R2 है, तो ये टोटल तो 90 है, नॉर्मल खींचें तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R2, और ये वाला एंगल A है, तो देखिए तो फ्रॉम ट्राइंगल AMN, A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 बराबर 180 होना चाहिए, तो A रहने दो, ये 90 प्लस 90 180 माइनस R1 माइनस R2 बराबर 180, तो ये तो इधर भेज दो सब, ये तो गया, तो सीधे सीधे A बराबर इधर दोनों भेज दो R1 R2 को, तो R1 प्लस R2 हो गया, ये तो तुमको पता है, होता ही है। अच्छा चलो, ये भी होता है ऑल्सो, यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट और लंबा लिख देता हूँ, क्योंकि थ्योरी है, तो प्रिज्म है इतना रख दिया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन फेस AB and refracted, again it go refraction at face, कौन सा AC पे गया, पहली बार रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ AB पे, दूसरा बार कहाँ हुआ AC पे हुआ, एट AC, एंड फाइनली इमर्ज कर गया, इमर्जेज इन वाटर। लेट कर लो, एंगल आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, एंगल ई क्या है, इमर्जेंट एंगल है, इमर्जेंस एंगल है ना। एंगल R1 क्या है, रिफ्रैक्शन एट फेस, रिफ्रैक्शन एंगल एट फेस AB। R2 क्या है, यहां पर मैं इधर कर, R2 क्या, ये वाला, तो ये इंसिडेंट एंगल है, तो ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल है,
एट फेस AC, ये चीज समझना है। तो यहां तक तो हम लिख दिए सब, इधर भी ये भी निकाल लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्राम नहीं बनाएंगे पीछे जाना में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ना, देखिए ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये रे है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल E है, और ई वाला एंगल जो है, और ई वाला एंगल, तो यहां दिखेगा। तो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्या पढ़े हो तुम लोग? सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है बराबर होता है एक्सटीरियर के। तो यहां पे एक्सटीरियर में डेल्टा है, ये ई है, डेल्टा है। तो सम ऑफ इंटीरियर कौन कौन सा, देखो इधर पीछे जाओ, इंटीरियर में ई वाला है एंगल, ई वाला एंगल देखो ये है ना, तो ई वाला है, यही देख लो जो डायग्राम बना रहे, ई और ई इंटीरियर है, और ई वाला एक्सटीरियर है। तो सम ऑफ इंटीरियर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, तो इंटीरियर हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, अब बराबर ये डेल्टा हो जाएगा, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो यहां से लिख सकते हैं I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा, है ना, फॉर मिनिमम डेविएशन। I जो है ना E के बराबर होना चाहिए, तो इसीलिए डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, I प्लस ई, तो I प्लस ई को दोनों सेम भी लिख सकते हैं, माइनस R1 प्लस R2 को तो A लिख सकते हो, R1 प्लस R2 क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, क्योंकि हम निकाल चुके हैं R1 प्लस R2 बराबर A। अब लगाइए रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ एट AB पे, ये AB पे अप्लाई करिए, स्नेल्स लॉ एट ABC, तो AB तो हो जाएगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका वाटर का, तो म्यू W इंटू साइन I बराबर, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू G है, तो म्यू G इंटू साइन R1, ठीक है। अच्छा, और अब स्नेल्स लॉ एट AC बताइए, AC के लिए, तो ये हमारा इंटरनल R1 है, तो म्यू G इंटू साइन R2 हो जाएगा, क्योंकि R2 हमारा इंसिडेंट एंगल है किसके लिए, AC के लिए, और E जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा AC के लिए, बराबर फिर बाहर का म्यू म्यू साइन E, म्यू W साइन E, यहाँ पे ऑल एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन I को I लिखेंगे, और साइन R1 को हम लोग R1 लिखेंगे, साइन R2 को हम लोग R2 लिखेंगे, और साइन E को हम लोग E लिखेंगे। तो इसको है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, म्यू G, यहाँ से इसे एक काम करो, थोड़ा सा इसको 1 मानो, इसको 1 नहीं मानो, इधर पहले जाओ, इसको 1 मानो, और या इसी को रहने दो, है ना, इसको 1 मानो, इसको हटाओ, चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है 1 मानने, उसी को 1 मानते हैं। तो इसको 1 मान लिए, और इसको 2 मानो, और इसको 3 मानो, ठीक है। तो इसके थ्रू तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 2, दूसरा से क्या लिखेंगे, म्यू W साइन I की जगह पर I बराबर म्यू G इंटू R1, तो I की जगह I बराबर कितना आ जाएगा, म्यू G बटा म्यू W इंटू R1, एंड फ्रॉम 2 3, ये 3 है, 3 से क्या हो जाएगा बताओ मेरे को तुम, तो यहाँ से म्यू G है इंटू साइन R2, साइन R2 तो R2 हो जाएगा, बराबर म्यू W इंटू साइन E की जगह पर E हो जाएगा, तो R, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ की वैल्यू निकालना पड़ेगा बताओ मेरे को,
तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ई की, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो म्यू जी इंटू R2 बटा म्यू डब्ल्यू, ठीक है ना, आई और ई निकल गया, पुट कर देते हैं 1 में, है ना। तो अब यहाँ से पेज एक लेते हैं और लिखते हैं हम लोग, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड ई इन इक्वेशन 1। तो डेल्टा मिनिमम बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए है, तो आई की जगह पर लिखेंगे, आई की जगह पर लिखेंगे म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू इंटू R1, तो लिखेंगे म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू इंटू R1 प्लस में ई की जगह पर म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू इंटू R2 और माइनस ए लिखेंगे। यहाँ से म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू कॉमन हो गया, तो ये बचा R1 प्लस R2 और माइनस ए। फिर से बताइए R1 R2 ए है, तो म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू इंटू ए माइनस ए है, तब यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू -1 इंटू ए हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा डेल्टा मिनिमम। अगर याद करिए इफ म्यू डब्ल्यू बराबर एयर हो जाए यानी 1 हो जाए, तो याद कीजिए डेल्टा मिनिमम पढ़े थे आप, ये लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, सीधे सीधे म्यू जी -1 इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे का तो 1 हो जाएगा। अगर हमारा प्रिज्म एयर में नहीं रखा हुआ हो, कहाँ रखा हुआ हो, सॉरी वाटर में नहीं रख करके एयर में रखा हुआ हो, जहां जहां म्यू डब्ल्यू है यानी कि प्रिज्म के दोनों तरफ जो एयर था उसका मीडियम, उसका रिफ्लेक्टिव 1 होता है ना, तो नीचे वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो ये हमारा उसके लिए डिराइव हो गया, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा थोड़ा सा डेरिवेशन, अच्छा ये लिख रहा हूँ मैं इसलिए कि लिख लेना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्या, एनर्जी बैंड्स की बात हो रही है, डिफाइन एनर्जी बैंड्स इन ऑफ सॉलिड्स। अब उसके बाद यानी सेमीकंडक्टर से ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स के बेसिस पे आपको डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी बैंड्स क्या होता है, तो देखिए इधर ध्यान से, हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एग्जिस्ट इन डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एटम, ठीक है, एग्जिबिट्स, है ना, रेंजेज ऑफ एनर्जी। जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसा मत समझना कि उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज, वैरायटी ऑफ एनर्जीज उसके पास होता है, ठीक है। तो एग्जिबिट्स रेंजेस ऑफ एनर्जी, है ना, रादर देन having fixed amount of energy, having fixed amount of energy, fixed amount of energy, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द रेंजेज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट of atom is called energy band। इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड, है ना। और यही हमारा रिस्पॉन्सिबल है एटम के स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना, यही एनर्जी बैंड्स है। अब एनर्जी बैंड्स जो होता है, दो तरह का होता है, एक कंडक्शन एनर्जी बैंड है, दूसरा वैलेंस एनर्जी बैंड। ठीक है, तो भाई क्या होता है कंडक्शन और क्या होता है वैलेंस, तो देखिए यहां पे द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम
ठीक है, आर कॉल्ड वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड। यहां पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in atom possesses high conduction, high valence band, high valence band। क्योंकि वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंडक्शन बैंड जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। ठीक है, तो यहां पे हो गया। अब हमें लिखना है कंडक्शन बैंड की चर्चा हो गई, तो कंडक्शन बैंड क्या हो जाएगा भाई, तो कंडक्शन बैंड भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो लिखेंगे है ना कि द एनर्जी associated with the conduction electron, with the conduction or free electrons, ठीक है, of atoms are called conduction energy band। अच्छा, यहाँ पे द रेंजेज ऑफ एनर्जी कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द रेंजेज ऑफ एनर्जी, द रेंजेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का रेंज रहेगा, है ना, एक एनर्जी लेवल नहीं बनाता है बैंड। बैंड बनाने के लिए बहुत सारा एनर्जी लेवल्स चाहिए, ठीक है ना। ये तो देखिए ध्यान से, तो ये जो हमारा है एनर्जी लेवल्स है, और एक इसके गैप के बाद ये एक एनर्जी लेवल्स है। तो ये हमारा वैलेंस एनर्जी बैंड है, और ये कंडक्शन एनर्जी बैंड है। ठीक है, ये जो गैप है Eg, तो यहां पे लिख सकते हो है ना कि द एनर्जी गैप between the conduction energy band and valence energy band, ठीक है, is called forbidden energy gap, Eg। ठीक है, अब देखिए कि फॉर कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर अगर है तो क्या होगा कि देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन द वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन एनर्जी बैंड। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन, है ना, इन आउटर ऑर्बिट may resides in conduction band as well as in valence band। मतलब कहने का कि अगर मान लो ये हमारा वैलेंस बैंड है, तो मेरा जो कंडक्शन बैंड होगा ये यहां से शुरू होगा, ये तो ये मेरा कंडक्शन बैंड है। तो
तो ये जो है मेरा ये ओवरलैपिंग है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ है, अगर जो कोई इलेक्ट्रॉन इधर है और कोई इलेक्ट्रॉन इधर है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में भी है और वैलेंस बैंड में भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, तो एनर्जी गैप जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। किस में? कंडक्टर के केस में। अब कंडक्टर तो हो गया, अब आता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या होता है, पेज लेना पड़ेगा ना। इंसुलेटर के लिए हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है भाई? देखिए इंसुलेटर अगर चर्चा करें, इंसुलेटर्स की चर्चा करें तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज लार्ज। मतलब गैप जो होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स है ना एग्जिस्ट इन वैलेंस बैंड रिक्वायर much high energy to get into conduction band, है ना। लेकिन इतना एनर्जी चाहिए कि तब तक एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि कंडक्शन बैंड जाने से पहले एटम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, समझ में आपको? हाँ, तो यहां बोल सकते हो क्या, है ना, कि एट दिस एनर्जी सब्सटेंस और सॉलिड itself changes the crystal structure, changes the structure, TRUCTURA स्ट्रक्चर, है ना। तो इसलिए कभी भी हम एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चाहते हो कि इंसुलेटर भी एनर्जी थी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, तो उसमें आप करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं या हीट दे करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना चाह रहे हैं, उससे पहले ही ये सब्सटेंस ही गल जाएगा, सब्सटेंस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में? द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड क्या वैलेंस बैंड इज मॉडरेट। यानी एनर्जी गैप जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है। एंड हेंस विथ सप्लाई ऑफ a small supply of a small energy valence electron may be excited into excited है ना and move to conduction band and hence conduct electricity and hence conduct इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो एनर्जी गैप है ना, देखो यहाँ का एनर्जी गैप अगर बनाओगे, यहाँ पे बना देता हूँ मैं एनर्जी गैप, तो ये हमारा है और ये हमारा है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और ये जो एनर्जी गैप है ये Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
और यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं तो अगर ये मेरा कंडक्शन वैलेंस बैंड है और ये अगर मेरा कंडक्शन बैंड है, तो ये जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में, ये Eg जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन एनर्जी गैप्स, है ना। और एनर्जी के बेसिस पे सॉलिड्स का क्लासिफिकेशंस, है ना, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मेंशन इट्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए, अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, समझना ध्यान से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या चीज के लिए यूज होता है? तो ये होता है हमारा क्या मेजर करने के लिए बताइए? तो ये होता है हमारा मेजर करने के लिए, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आसान ही है ये, ठीक है ना। तो इसको जो है ना कि बनाना बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, इजीली ही बना सकते हैं इसको। चलो तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले हम इसका क्या है प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है जी? तो जब बोलता है क्या कि वेन ए मूविंग सॉरी वेन करेंट करेंगे कॉइल ना, सॉरी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। वेन ए करेंट कैरिंग coil, when a current carrying coil is kept in uniform magnetic field, ठीक है, it experience torque, ठीक है, it experience torque, है ना, and hence, है ना, get twisted by some angle। यही एंगल ऑफ ट्विस्ट के कारण ही हम जो है करंट को मेजर कर पाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे सोचने वाली बात है ये कि हम करंट कैरिंग कॉइल को हम रख देंगे किसके अंदर बताइए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया। आप बोल रहे कंस्ट्रक्शन इसके बताइए, तो कंस्ट्रक्शन कैसे समझिएगा? तो कंस्ट्रक्शन समझिए, है ना। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम लोग? एक नॉन मेटालिक फ्रेम रखते हैं, समझिएगा बात को। ये हमारे पास नॉन मेटालिक फ्रेम है, ये क्या है हमारा? ये है नॉन मेटालिक फ्रेम। और नॉन मेटालिक फ्रेम के अंदर में क्या रखा है? सॉफ्ट आयरन कोर है रखा हुआ। यहाँ पे है अंदर में रखा हुआ सॉफ्ट आयरन कोर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। ये बता देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे ये है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर। और इसके ऊपर हम तार को लपेटते हैं, क्वाइल बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके हम जो है ना कि यहाँ पे लपेटेंगे तार को। ऊपर से ऐसे ले आइए, इसको ऐसे लपेटते जाइए।
बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्प्रिंग से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इस इंड को कर दिए, और इधर से इसको हम ऊपर भेज देते हैं, फ्रेम में कस देंगे इसको। ये और इसको हम क्या करते हैं, इसको एक हम मिरर से इसे कनेक्ट कर देते हैं, छोटा हो गया थोड़ा सा, इसको हम लोग एक मिरर से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये है मिरर, ठीक है। और यहाँ इसको एक मूवेबल हेड होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग जोड़ देते हैं मूवेबल हेड से, ये है, थोड़ा सा इसको समझ लेना है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ा दिया हूँ, थोड़ा जगह कमी है, ये है मूवेबल हेड, ठीक है। और इसी मूवेबल हेड से यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे इधर निकालते हैं इसको, तार को, ये जो तार गया है इसको तार से जुड़ा हुआ है, इसको है ना, और इसको हम लोग एक टर्मिनल से अटैच कर देंगे, ये इसको भी अटैच कर देंगे वो टर्मिनल से हम लोग, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हम बंद कर देंगे एक बॉक्सा में ऐसे, ये 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 फ्रेम पे इसको कस देंगे हम, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन पा रहा है यार, ये फ्रेम है, स्टैंड मतलब स्टैंड पे कस दिए। और क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देना है, तो यहाँ पे हम लोग शू मैग्नेट्स लगाते हैं, ये फ्रेम में ही कसा हुआ रहता है, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये है हमारा सिलिंड्रिकल शू मैग्नेट। अब यहाँ से क्या होगा, मैग्नेट क्या होगा, इधर से मैग्नेटिक फील्ड देगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल के ऊपर है, कॉइल क्या करेगा इसके कारण, ये घूमेगा, ठीक है। और ये जब घूमेगा तो स्प्रिंग उसको क्या करना चाहेगा, रोकेगा, तो स्प्रिंग का ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग रोकेगा तो स्प्रिंग का ट्विस्ट होगा, तो ट्विस्ट में उसमें क्या हो जाएगा कि उसका ट्विस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होगा। इसी ट्विस्ट को देखने के लिए कितना डिग्री से ट्विस्ट हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग एक मिरर लगा देते हैं। अब मिरर क्या करता है, इसके ट्विस्ट को देखता है, ठीक है ना, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसमें करंट हम मेजर कर सकते हैं, करंट कितना जाएगा तभी तो ट्विस्ट होगा ना, तो इसी कारण हम मेजर करते हैं ना। तो इसका हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे है ना, कि अ सॉफ्ट आयरन कोर है ना, इज अ सॉफ्ट आयरन कोर इज केप्ट इनसाइड नॉन मेटालिक फ्रेम, ठीक है। क्यों भाई, वो बाद में बताएंगे, ठीक है, नॉन मेटालिक फ्रेम। अब इसके बाद क्या हुआ कि कॉइल है ना इज रैप्ड ओवर नॉन मेटालिक फ्रेम of respective number of turn, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो है ना, द कॉइल इज सस्पेंडेड, कॉइल इज सस्पेंडेड विथ मूवेबल हेड एच है ना, इन विच मिरर एम इज अटैच्ड, समझ में बात को कि नहीं, देखो कॉइल में है ना मिरर अटैच्ड,
और ये कॉइल जो है ये सस्पेंड किया गया किससे, मूवेबल हेड से। ये हेड आपका ऊपर नीचे इससे थोड़ा सा आ सकता है, मूव कर सकते हैं। आप देखिए आगे ध्यान से, अदर एंड ऑफ कॉइल, अदर एंड ऑफ कॉइल is connected with spring S, है ना, which measure the angle of twist due to torque, ठीक है। and now both terminal is connected to T1 and T2, है ना, attached with outer frame। मतलब कहने का कि इसको T1 मान लो और इसको T2 मान लो, इसी T1 T2 में हम सप्लाई देंगे, ठीक है, बाहर से, क्योंकि किसी भी जगह एनर्जी सप्लाई देंगे तो दो टर्मिनल होना चाहिए, प्लस और माइनस। तो एगो प्लस होगा, माइनस होगा। मान लो इसको प्लस, इधर से करंट ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे घूमते 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 ऊपर से इधर से इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो करंट को सप्लाई करने के लिए दोनों टर्मिनल दे दिए हैं, ठीक है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये और बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि और क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कि सिलिंड्रिकल शू मैग्नेट is attached with frame to produce uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग लिखते हैं। देखिए आप ऐसे करके लिखिएगा तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। पहले आप प्रिंसिपल लिख दिए, फिर आप इसको फोटो बना दिए, फिर आप उसका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं, और फिर आप लिख रहे हैं वर्किंग, है ना। तो इस तरह से आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए कि व्हेन करेंट इज पास्ड थ्रू द कॉइल, ठीक है, it experience a torque due to torque, है ना, due to presence of uniform magnetic field। ठीक है, the strength of magnetic field है ना is supported or in maintained, है ना, due to soft iron core present in the middle of frame। मिडिल ऑफ कॉइल में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिए थे, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जा रहा है ना, तो बीच में नॉन मेटालिक फ्रेम है ना, उसको सपोर्ट कर देगा सॉफ्ट आयरन कोर, है ना। तो इससे सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर जो थी गैल्वेनोमीटर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड लिख सकता हूं मैं यहां पे, हेंस इट ऑल्सो इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। कौन, सॉफ्ट आयरन कोर। एक एक पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या लिखेंगे कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड
है ना, इज बैलेंस्ड बाय द ट्विस्ट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, दिस ट्विस्ट इज मेजर्ड बाय स्केल, है ना, विद द हेल्प ऑफ मिरर। मिरर में जो स्केल लगा हुआ है यहाँ पे एक ट्विस्ट के पास यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्केल लगा हुआ है। इस स्केल से, ये स्केल है, इस स्केल के सहायता से, मतलब सॉरी यहीं पे स्केल लगा हुआ रहता है, मैं यहाँ पे बना दिया हूँ। स्केल के सहायता, ये ट्विस्ट जो है ना इस स्केल में मेजर होता है, यानी कि स्केल से, और उसको हम लोग मिरर में देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, है ना, कि नाउ टॉर्क in the coil due to magnetic field। तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए मेरे को, आप क्या बताया था बताइए। तो n इंटू आई ए बी कॉस साइन थीटा, साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, तो एन आई ए इंटू बी हो जाएगा। फॉर स्प्रिंग, है ना, फॉर स्प्रिंग क्या हो जाएगा भाई, टॉर्क जो होगा डायरेक्शन केस क्या होगा, फाई के, फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो टॉर्क क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, तो के इंटू फाई हो जाएगा। के क्या है, स्प्रिंग का स्टिफनेस है, के क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और इसको फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम देखो, तो यहाँ पे टॉर्क जो है बैलेंस, तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, बताओ मेरे को क्या होगा, तो के इंटू फाई जो है, यानी कि ये स्प्रिंग ही बैलेंस करा है ना टॉर्क को, तो एन आई ए बी, है ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू फाई बटा एन ए बी, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग के बाई एन ए बी को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, तो आई बराबर लिख सकते हो जी इंटू फाइव, वेयर जी जो है इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जी बराबर कितना हो जाता है, के अपॉन एन ए बी, आई इजिकल टू जी इंटू फाई होता है। तो यही फाई से जो है हम लोग, फाई के सहायता से ही हम लोग मेजर करते हैं करेंट को। ठीक है, मेजर करते हैं किसको, करेंट को। अगर वो नहीं होता तो हम लोग मेजर नहीं कर पाते, है ना। तो स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग से ही हम लोग मेजर करते हैं उसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखिए के को हम लोग बोल दिए, तो करंट तो मेजर कर लिए, है ना। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फाई के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारा करंट उसमें फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर गैल्वेनोमीटर। तो दो तरह का सेंसिटिविटी होता है ना। तो ये बोल सकते हो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द गैल्वेनोमीटर ठीक है पर यूनिट करंट सप्लाई, ठीक है, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, जिसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, इसको हम लोग जो है ना कि
तो हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी को एस से डिनोट करते हैं, तो एस को हम लोग लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन, मतलब फाई बटे करंट आई। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, यानी कि आउटपुट क्या है, डिफ्लेक्शन, किसके कारण, करंट भेजने के कारण, है ना। तो ये है सेंसिटिविटी। और हम लोग यहां देखिए तो क्या लिखते हैं, आई बराबर क्या होता है, जी इंटू फाइव होता है। तो फाइव बटे आई क्या हो जाएगा, तो फाइव बटे आई, तो इसको लिख सकते हो तुम फाइव बटे आई को, फाइव की जगह पर क्या, या तो आई की जगह पर फाइव रहने दो और आई की जगह पर जी इंटू फाइव लिख दो, तो फाइव से फाइव कैंसिल। तो सेंसिटिविटी जो होता है 1/g होता है। और चूंकि g कितना पड़ता है बालक, बताओ मेरे को, यहाँ पे देखो g किसको माना था, तो k बटा एन ए बी को, तो यहाँ लिखता हूं मैं g बराबर क्या होता है, k बटा एन ए बी। तो इसीलिए सेंसिटिविटी कितना आ गया बच्चा लोग, तो एन ए बी बटा k। तो k जितना कम रहेगा उतना ज्यादा से, तो यानी कि देखो यहाँ पे k क्या है, स्टीफनेस, तो इसलिए हार्ड स्प्रिंग नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट स्प्रिंग होना चाहिए। जितना कम रहेगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा, ठीक है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग होना चाहिए। के जितना कम रहेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। अगर हार्ड स्प्रिंग लगा दिया और करंट उसमें फ्लो हुआ तो ट्विस्ट ही नहीं करेगा, तो जब ट्विस्ट करेगा ही नहीं तो फिर ऊपर जो है मिरर वो मेजर नहीं करेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट को, तो फिर करंट शो ही नहीं करेगा, यानी कि करंट फ्लो भी हो रहा है बट शो भी नहीं कर रहा है। तो ये सब देखना यहाँ पे है ना, तो ये हमारा जो हो गया सेंसिटिविटी। आगे क्या है क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें, ये बहुत लंबा हो गया नहीं। कन्वर्जन है एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये भी बताना है मेरे को। कन्वर्जन जो है आप लोग जो है देखिए फ्रॉम गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, तो क्या, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके ऊपर एक शंट लगा दीजिए पैरेलल में, ये पूरा बन जाएगा एमीटर। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी ऐड अ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इट बिकम्स एमीटर, ठीक है, इट बिकम्स एमीटर, ये एमीटर बन गया। और जब हम गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, तो यहां पे क्या करोगे, व्हेन वी ऐड हाई रेजिस्टेंस in series with galvanometer, series with galvanometer है ना, it becomes voltmeter। मतलब जब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ये जो पूरा असेंबली बन जाएगा, ये बन जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बन गया, ठीक है। तो बस यही लिख रहा था, इसमें एक्सप्लेन नहीं करने नहीं बोल रहा था। मेंशन इट्स कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, सिर्फ मेंशन करना है। अगर ये बोलता कि इसका करंट मेजर करिए, इसका फिर वोल्टेज मेजर करिए, तो सब हम करंट वोल्टेज मेजर करते है ना, तो सब तो थ्योरी पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपको सिर्फ मेंशन करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है, तो हो सके जितना जल्दी आप आंसर दीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा क्या चीज़ बताइए, तो ये हो गया हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, ऑल्सो राइट्स यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन की जब चर्चा होगी तो साइक्लोट्रॉन तो बहुत आसान है ना। साइक्लोट्रॉन अगर हम देखा जाए तो बहुत आसानी से हम लोग साइक्लोट्रॉन को लिख सकते हैं, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है भाई, ये देखना होता है। तो पहले तो आप इसको साइक्लोट्रॉन को लिखिए,
साइक्लोट्रॉन क्या है? तो इट इज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, ठीक है, विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी of charge particle, ठीक है, at very high extent, and hence kinetic energy of charge particle, kinetic energy of charge particle also increased। ये तो हो गया भाई थी डेफिनेशन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को भी लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो ये क्या बोलता है कि a चार्ज पार्टिकल kept between two mutually perpendicular electric field and magnetic field ठीक है। हेंस क्या होता है बताओ मेरे को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल वेयर एज है ना, द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ? मूव्स द चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड हेंस चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड हेंस चार्ज एंड या हाँ, एंड हेंस द चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर है ना कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, ठीक है। यानी जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो एक्सेलरेट होगा, और अगर उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड रख दिए तो वो सर्कुलर पाथ पे घुमाता है ना, तो ये क्या करेगा? स्पीड भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ पे भी घूमेगा, ठीक है ना। यही मेन प्रिंसिपल है किसका? साइक्लोट्रॉन का। और इसी से के साथ हम उसका स्पीड क्या करते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर डायग्राम देखा जाए तो देखिए ध्यान से, ये मेरा नॉर्थ पोल है, और यहां पे हम एक रख देते हैं डिस्क, ये हो गया, इसको भी तो सर इस तरह से,
इस तरह से होगा, ये डी है, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, ये दोनों को हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी से जोड़ देंगे। हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे रहेगा साउथ पोल, ये साउथ रहेगा, ठीक है ना। और इसके बीच में हमारा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे समझना, इसको, इसका नाम है हमारा डिस्क D1 और इसका नाम है डिस्क D2, और होलो डिस्क है ये, ठीक है ना। तो इसको देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसका, कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कि 2 होलो डिस्क D1 and D2 is kept between, है ना, 2 heavy magnets, है ना, मैग्नेट्स, है ना, हैविंग पोल, 2 मैग्नेट्स लिख देता हूँ सिंपल सा, 2 हैवी मैग्नेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स, ठीक है। बोथ द डीज आर कनेक्टेड विथ हाई फ्रीक्वेंसी, ओ गड़बड़ाया, यही दिक्कत है एक, ओ ये नहीं लिए थे ना, है ना, थोड़ा सा रुक जाओ। तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा, हाँ आ गया, हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, है ना। इसका काम क्या है हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का, ये इसके पोलरिटी को चेंज करेगा, इसको प्लस, इसको माइनस, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, फिर इसको प्लस, इसको माइनस, ऑक्सीलेटर, है ना, विच चेंजेज द पोलरिटी ऑफ डिस्क ऑल्टरनेटली, ठीक है। ये है अरेंजमेंट। अब इसका वर्किंग लिख देते हैं, WORKING, है ना, वर्किंग। 1 सेकेंड, थोड़ा सा चार्जर कनेक्ट कर दूं। वर्किंग में इसका क्या लिखाएगा, वर्किंग में इसका होगा क्या भाई, वर्किंग कैसे लिखाएगा, तो वर्किंग इजी है, क्या होता है कि द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल is initially kept at center between disk, ठीक है। let initially D1 is positive and D2 is negative polarity। तो जैसे ही D2 निगेटिव पे है तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स D2, है ना। तो हेयर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स D2, क्योंकि ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो चार्ज पार्टिकल किधर भागेगा, माइनस की तरफ भागेगा। जैसे ही माइनस की तरफ भागेगा D2, है ना, टुवर्ड्स D2, है ना, एंड इट इंटर्स इनटू D2, और D2 के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही D2 के अंदर घुसेगा तो किसी भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है,
तुमको पता है। तो ये तो होलो है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, है ना, कि सिंस D2 इज होलो, तो दे होलो है ना, सिंस ना, हेंस चार्ज पार्टिकल मूव्स, है ना, विथ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट फॉलो सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्यों, या देखो यहां तो घुस गया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, इसको बेंड करेगा सर्कुलर पाथ, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगा सर्कुलर पाथ ऐसे। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा कि इसका पोलरिटी चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। समझ में बात को, तो यहां लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। नाउ एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल comes out from D2, ठीक है, polarity get reversed, polarity gets changed, समझ में आपको, and D1 becomes negative and D2 becomes positive। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां से निकला, अब ये निगेटिव बन गया, तब ये चार्ज पार्टिकल इसके तरफ भागेगा, है ना, तो यहीं पे लिखना है तुमको, ठीक है, पॉजिटिव, है ना, ड्यू टू दैट पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट टुवर्ड्स D1, ठीक है, and enters into it, लेकिन जैसे ही फिर D1 के अंदर घुस गया, तब फिर से इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, तब मैग्नेटिक फील्ड फिर सर्कुलर पाथ चलेगा, और फिर से घूम करके फिर बाहर निकलेगा, और फिर जैसे ही बाहर निकलेगा तो फिर ई बन जाएगा प्लस, ई बन जाएगा माइनस, तो फिर भागेगा। यानी हर बार गैप में, जो गैप है दोनों डिस्क के बीच में ना, वहां पे चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और धीरे धीरे इसका सर्कुलर पाथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा इसका जो है फाइनली जो है ना कि सर्कुलर पाथ अब बढ़ नहीं सकता है, तो ये जो है ना कि ऐसे जाकर के यहाँ से ऐसे क्या कर देगा, सर टारगेट को जाकर के हिट कर देगा। तो हमें जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाना है, तो डिस्क का साइज उतना बड़ा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, है ना, एक्सलेट टुवर्ड्स D1 एंड इंटर्स इनटू इट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड अगेन फॉलो सर्कुलर पाथ। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, कब तक, टिल द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ becomes equal to the radius of disk, ठीक है, and hence finally क्या होगा बताओ, accelerated charge particle hit the target, यानी क्या हो रहा है यहां पे, here energy velocity increases twice in each turn between the gap of disk, ठीक है, देखो समझो बात को, यानी कि इसका स्पीड कब कब बढ़ रहा है, जब डिस्क के बाहर निकल रहा है, तो एक बार घूमने में डिस्क के कई बार बाहर निकल रहा है, 2 बार,
एक बार D1 से D2 से निकल रहा है, तो एक बार D1 से निकल रहा है, एक चक्कर में 2 बार निकल रहा है ना। तो हर जहां तक गैप है वहीं पे उसका क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ने के साथ उसका रेडियस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इसलिए इसका बार बार रेडियस, ठीक है, तो गैप है ना, एंड हेंस रेडियस ऑफ सर्कुलर रेडियस ऑफ path also increases, समझ में आए बात को। तो ये तो क्या वर्किंग, अब एनालिसिस कर देता हूं, एनालिसिस। तो बताइए तो मेरे को, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू बी, एफ बराबर कितना, क्यू भी बी साइन थीटा, तो यहां पे हो जाएगा क्यू भी बी हो जाएगा, बोलेगा कैसे सर, तो साइन थीटा 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। तो देखो ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो दोनों 90 डिग्री पे, तो थीटा तो 90 डिग्री है, तो ये फोर्स लगा है ना, फोर्स इतना लगा। अच्छा, फॉर सर्कुलर पाथ, फॉर सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एफ सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एम वी स्क्वायर बटे आर, है ना। तो फॉर इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो क्यू इंटू बी जो होगा बराबर होगा एम वी स्क्वायर बटे आर के, ये भी से ये भी कैंसिल, तो क्यू बी बराबर एम भी बटे आर, तो चाहो तो आर निकाल सकते हो यहाँ पे, एम भी बटा क्यू भी लिख सकते हो, और भी निकाल सकते हो, क्या चीज भाई, तो क्यू बी आर बटा एम, है ना। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम इंटू क्यू बी आर बाय एम का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे में 2m, क्योंकि एक एम स्क्वायर ऊपर एक एम कट जाएगा, तो नीचे एक एम बचेगा, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका क्या तुमको बताना है, पता है मेरे को, ये तो हो गया तुम्हारा, है ना, अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, अब तो इजी है। अब इसमें जहाँ चाहते हो तो तुम ये लिख सकते हो, क्या बोलते हैं इसका, लिमिटेशंस लिख सकते हो, इसका लिमिटेशंस बोल दो। लिमिटेशंस क्या है ये, इट कैन नॉट एक्सेलरेट, है ना, निगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई, बिकॉज इट इज वेरी लाइट, ठीक है, इट इज वेरी लाइट, इसको जो है ना कि बहुत हल्का है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, ये क्या बोलते हैं एक्सेलरेट, है ना, तो इसके लिए बीटा ट्रोन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद यूजेज क्या है इसका, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है, तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, बाय रेडिएशन ऑफ हाई एनर्जी, ऑफ हाई एनर्जी, ठीक है। दूसरा फॉर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे, वेयर हाई एनर्जी पार्टिकल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये सब जो है ना क्या ना। तीसरा टू एक्सलरेट द चार्ज पार्टिकल, तीसरा में टू एक्सलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऑफ लार्ज एक्सटेंट, बहुत
ज़्यादा एक्सलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका, है ना। तो ये सब है यूजेज ऑफ साइक्लोट्रोन, ठीक है ना। तो ये हमारा साइक्लोट्रोन था, ठीक है, यहाँ तक। तो ये साइक्लोट्रोन हम लोग डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे फिर से लगभग हम अब सारा जो है लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूँ, अब कुछ भी बाकी नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना कि आप लोग एग्जाम दीजिए आराम से, जितना मेरा वीडियो है सब देख लीजिए, एनफ हो जाएगा। और जितना क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है 90% जो मैं बोला हूँ 90% मार्क्स इसमें से कंफर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें ज़्यादा तुम लोग दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है, ओके। तो हम लोग मिलते हैं अब, है ना। अब हम लोग बता ही दे चुके हैं कि 11th का वीडियो भी आएगा और जेई नीट के लिए वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो लगे रहिए, हम लोग साथ लास्ट तक चलेंगे, छोड़ेंगे कभी नहीं, ओके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।